4 अच्छी तरह से तैयार नकाबपोश लुटेरे 3 लोगों के एक अमीर परिवार में घुसते हैं। परिवार की संपत्ति लूटने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन नतीजा सभी की उम्मीदों से परे होता है। तियान किंग के साथ इस अवैध आक्रमण को देखने आइए। नायक एक अमीर हीरा व्यापारी है। वह अपनी पत्नी मी शुआंग और बेटी लिली के साथ उपनगरों में एक शानदार घर में रहता है। मी हाल ही में काम में व्यस्त रही है और अक्सर घर पर नहीं रहती है। इस दिन वो शायद ही कभी मिलती है समय पर काम से छुट्टी। मी जियाओ विशेष रूप से एक शानदार डिनर तैयार करें और सावधानी से तैयार हों। कल्पना कीजिए कि जब वह अपने पति के साथ अच्छा खाना खा रही थी तो उसने कहा कि उसे शाम को व्यापार पर चर्चा करने के लिए बाहर जाना है और वह रात के खाने के लिए घर नहीं आ पाएगा। ये देखकर कि उसका मूड खराब था, अंकल मी ने बताया कि वह कैसे उदास था। शांत, क्या ये सब इस परिवार के लिए, उसके और उसकी बेटी के लिए नहीं था? लेकिन इन शब्दों से मी जियाओ को तसल्ली नहीं मिली। उसने इस दौरान कई बार ऐसी व्याख्याएं सुनी थी। जब मी बाहर जाने ही वाली थी तभी आंगन के गेट पर फोन की घंटी बजी। पुलिस 3 लोगों के परिवार से स्थिति के बारे में पूछने आई थी, क्योंकि पास में ही डकैती हुई थी। निगरानी के माध्यम से, हालांकि अंकल मी उस व्यक्ति के सामने नहीं देख सकते थे जो आया था। उन्होंने दूसरे पक्ष की पुलिस वर्दी पर नियम देखे, इसलिए उन्होंने बिना किसी सावधानी के दरवाजा बंद कर दिया। वह कमरे में दाखिल हुई और अपनी बेटी को नीचे कमरे में जाने को कहा। लिली, एक अमीर दूसरी पीढ़ी के दोस्त के घर पर एक कार्निवल पार्टी में भाग लेने जा रही थी। अपने माता पिता द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद लिली क्रोधित हो गई और उसने स्वयं को कमरे में बंद कर लिया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब उनकी बेटी ने दरवाजा नहीं खोला तो उन्होंने चाबी ढूंढी और दरवाजा खोला। उन्होंने पाया कि कमरे में कोई नहीं था। पता चला कि उनकी बेटी पार्टी में शामिल होने के लिए पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई थी। इस समय उसने नीचे से अंकल मी की आवाज सुनी। उसने भागने के लिए चिल्लाया, लेकिन पता चला कि वे लोग पुलिस वाले नहीं थे, बल्कि 3 पुरुष और 1 महिला थे। नकली पुलिस वर्दी पहने 4 नकाबपोश पुलिस कर्मियों ने मी शेंगमिंग को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अंत में उन्हें और अंकल मी को पुलिस कर्मियों ने नियंत्रित कर लिया। दूसरे पक्ष ने घर में मौजूद सभी संचार उपकरणों को नष्ट कर दिया और फिर जोड़े को सीधे रस्सी में खींच लिया। सजावटी फूल पीछे की ओर एक तिजोरी को दर्शाते हैं। मी शू ने नेता से कहा कि वह अकेला व्यक्ति है जो तिजोरी का कोड जानता है। नेता ने कहा कि तिजोरी में कई कीमती हीरे छिपे हुए हैं। अगर हीरे नहीं निकाले गए तो वे सबसे पहले मी जू को मार देंगे। मी ने जी से कहा, बाजार में बिकने वाले हर हीरे को ज्वेलरी एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित किया गया है। हीरे पर वजन, आकार, मालिक और अन्य प्रासंगिक जानकारी सभी छपी होती है। जब तक आप आभूषण को बड़ा करके देखते हैं तब तक आप देख सकते हैं कि ये कहाँ से आया है। खरीदार जानता है कि ये हीरे छिपे हुए खजाने हैं और निश्चित रूप से कीमत बेतहाशा कम कर देंगे। इसलिए उसके हीरे लुटेरों के हाथों में हैं। चूंकि उसे ज्यादा पैसे नहीं मिल सकते थे, इसलिए वो लुटेरों के साथ मिलकर काम कर सकता था, लूटे जाने का नाटक कर सकता था, उच्च बीमा मुआवजे के लिए आवेदन कर सकता था और फिर हीरे निकाल सकता था, उन्हें फिर से प्रोसेस करके बेच सकता था। इस तरह न केवल कोई भी व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता था, बल्कि वह अपने हीरे भी लूट सकता था। अपनी जान तो बचाई जा सकती है, लेकिन हर कोई योजना सुनकर डाकुओं का सरदार थोड़ा झिझका। इस समय एक युवा डाकू ने आपत्ति जताई। उसे लगा कि अंकल मी सिर्फ सिगरेट पी रहे हैं। उसने खुद से कहा कि वह न केवल अंकल मी को हीरे के एक बैच के लिए हस्ताक्षर करते देखा, मैंने यह भी देखा कि दूसरे पक्ष को नकदी का एक बड़ा बैग मिला। चूंकि अभी 10 का चलन नहीं है, इसलिए पैसे लेकर चले जाना ही बेहतर है। इस समय मी जू को पता चला कि बोलने वाला लुटेरा बहुत परिचित था। ऐसा लग रहा था कि वो घर पर उपकरण लगाने वाला कर्मचारी था। पहले स्थापना कार्य में कई दिन लगे। वह युवा और सुंदर जियाओ से बहुत प्रभावित था। कोई आश्चर्य नहीं कि लुटेरा घर की स्थिति से इतना परिचित था और उसे पहचान गया। लेकिन मी साओ ने उस पर दावा करने की हिम्मत नहीं की। वह जानती थी कि एक बार जब लुटेरे को पता चल गया कि उसकी पहचान उजागर हो गई है तो वह कुछ नहीं करेगा। लोगों को चुप कराने के लिए उन्हें मार डाला। पुलिस प्रमुख और गैंगस्टर अंकल मी को पासवर्ड बताने के लिए धमकाते रहे। अगर वे उसके फैसले का पालन नहीं करते हैं तो वे निश्चित रूप से अंत में मारे जाएंगे। और बीमा अधिकारी का पासवर्ड उनकी जान बचाने के लिए सौदेबाजी की चिप है। हताशा में लुटेरे नेता किसी को भी मारे बिना मदद के लिए विनती करने के लिए एक संवेदनाहारी उपकरण प्रदान करता है। ये एनेस्थीसिया डिवाइस अंकल मी के 3 लोगों के परिवार के लिए तैयार किया गया था। पैसे मिलने के बाद अंकल मी और उनकी पत्नी बस यही चाहते थे कि मीमी अच्छी नींद सोए और उन्हें बिल्कुल भी मरना न पड़े।
अंकल मी को अभी भी यकीन नहीं हुआ कि क्या हुआ दूसरे पक्ष ने कहा, और उसने सुझाव दिया कि जब तक वह अपनी पत्नी को जाने न दे, अन्यथा पासवर्ड नहीं बोला जाता है। इस समय एक और चिड़चिड़ा पुरुष डाकू अधीर हो रहा था। विस्फोटक आदमी ने सोचा कि जितना अधिक समय देरी होगी उतना ही अधिक खतरनाक होगा, इसलिए वह मी के साथ सौदेबाजी जारी नहीं रख सकता था। उसने एक चाकू निकाला और उसे उसके खिलाफ रख दिया। मी की गर्दन अभी किसी को मारने की धमकी दी। अंकल मी को उम्मीद नहीं थी कि लुटेरा सुंदर और सेक्सी मी जियाओं के प्रति इतना आसक्त था। वह ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि दूसरा पक्ष वास्तव में आहत था। ये देखकर कि मूड ठीक नहीं था, उसने जल्दी से उस आदमी को बंदूक से धमकाया, उसे जाने दो। दोनों में असहमति थी और लगभग लड़ाई हो गई थी। खड़े हो जाओ। गृह कलह से बचने के लिए नेता को चावल को रसोई घर में ले जाना पड़ा। मोटा नेता जियाओ शुआई का भाई है। वह जानता है कि उसका भाई पागल और जुनूनी है, और मी भी अपने पति की पीठ पीछे जियाओ शुआई के साथ एक संदिग्ध रिश्ता बना रही है। इसलिए नेता उनके रिश्ते को उजागर करने की धमकी देता है और मी से उसे सौंपने के लिए कहता है। पासवर्ड। केवल मी उसे सहमत होना पड़ा, लेकिन उसने डाकू नेता से संवेदनहारी सुई चुराने का अवसर लिया और नेता और मी साओं को लूट लिया। अध्ययन कक्ष में वापस आकर मी जू किसी को खींचकर लिविंग रूम में ले गई और उसे ली की माँ की आवाज याद आ गई। जब उसने ली को चिल्लाते हुए सुना तो उसकी बेटी तेजी से भागी, लेकिन वो अभी भी एक कदम पीछे थी। लिली को जल्द ही लुटेरों ने पकड़ लिया। पता चला कि पार्टी देने वाला अमीर दूसरी पीढ़ी का व्यक्ति एक दिमागदार व्यक्ति था। दूसरी पीढ़ी के अमीर आदमी ने उस तिजोरी को खोलने की पहल की जहां उसने ड्रग्स छिपाए थे, और लिली हैप्पी को आमंत्रित किया। वो ऐसे बुरे लड़के के साथ खेलना नहीं चाहती थी, इसलिए वो पार्टी छोड़कर घर चली गई पिछले दरवाजे से। अप्रत्याशित रूप से वह डकैती के दृश्य पर थी। लुटेरे ने एक अतिरिक्त बंधक को दफना दिया। 3 लोगों का परिवार अब फिर से मिल गया है और भावनात्मक कार्ड खेलना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी एक गरीब माँ थी जो अक्सर अपने पिता के परिवार द्वारा तंग किए जाने और 180,000 डॉलर की सर्जरी कराने के कारण उसे मिशु को लूटना पड़ा। यदि अंकल मी पासवर्ड सौंपने के लिए तैयार नहीं है तो वह, ये सुनने के बाद कि लुटेरे उसकी बेटी को मारने जा रहे हैं, ली शियाओ ने अचानक एक हाथ से लुटेरे नेता की गर्दन पकड़ ली और दूसरे हाथ से नेता को इंजेक्शन लगाने के लिए एक ट्यूब निकाली। जैसा कि मैंने पहले कहा, ये ट्यूब तीनों लोगों के लिए है। यदि इसका सीमित मात्रा में प्रयोग किया जाए तो ये केवल व्यक्ति को कोमा में डालेगा, लेकिन यदि इसे किसी व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाए तो ये उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। मी शियाओ ने बाकी 3 लुटेरों को धमकाया कि वे लड़की लिली को जाने दें, नहीं तो वह बाकी 3 लुटेरों को मार देगा। लेकिन फिर उन्होंने मी शू को धमकाते हुए कहा कि अगर उन्होंने फिर भी तिजोरी नहीं खोली तो वे लिली को वापस पकड़ लेंगे। आश्चर्य की बात यह थी कि बीमा क्लब पूरी तरह से खाली था और मी जियाओ हैरान रह गई। अंकल मी ने आखिरकार सच बता दिया। उन्हें उनके बॉस ने बहुत पहले नौकरी से निकाल दिया था और वे दिवालिया हो गए थे। ये आलीशान विला बैंक द्वारा वापस लिए जाने वाला था क्योंकि वे बंधक का भुगतान नहीं कर पाए थे। आपने पहले जो हीरे और नकदी देखी थी वे वास्तव में असली थे, तुम्हारा नहीं है। हाल ही में वह कुछ वीबो कमीशन को स्थानांतरित करने के लिए व्यवसाय में एक प्रमुख व्यक्ति की पहचान पर निर्भर रहा है। पुलिस और अपराधियों ने इस पर विश्वास नहीं किया। पैसे के लिए मिशेल के अन्य छिपने के स्थानों को उजागर करने के लिए उन्होंने लिली को फिर से पकड़ लिया गया। विला खाली था और वहां कोई कब्र नहीं थी। लिली के पास मदद मांगने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह दूर तक भाग नहीं सकती थी। इस समय जियाओशुओ को याद आया कि अंकल मी के पास एक बहुत कीमती चांदी का सूटकेस था, इसलिए उसने उसे बाहर निकाला। उसने इसे सीधे खोला और पाया कि अंदर केवल कुछ महत्वहीन हीरे के दस्तावेज थे। लुटेरे नेता ने मी शू का पत्र पढ़ा और लिली को फिर से मारने की धमकी दी। हालांकि मी सू ने फिर भी जोर देकर कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। अगर लुटेरा जोर देता है उपवास करते समय, आप अपना दूसरा उपवास भी कर सकते हैं और उसकी बेटी को चोट भी नहीं पहुंचा सकते। डाकू सरदार ने दुष्टतापूर्वक चावल को मेज पर दबाया और अपनी कमर से चम्मच निकालकर भोजन बांटने के लिए तैयार हो गया। ये देखकर कि अंकल मिंग ने विरोध नहीं किया, लुटेरों के नेता ने आखिरकार कोई कदम नहीं उठाया। ये पता चला कि अंकल मिंग की माँ कई साल पहले अत्यधिक काम के कारण मर चुकी थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसकी माँ बीमार थी और उसे मीशू की हत्या करने के लिए किडनी की जरूरत थी। कौन जानता था कि मीशू चाचा ने छिपने के लिए जगह की लड़ाई लड़ने के बजाय शिकार होने के लिए स्वेच्छा से आगे आए। उसके पास वास्तव में कोई पैसा नहीं था, लेकिन वह अपने जीवन से ज्यादा पैसे को महत्व देता था।
लुटेरों के पास घर की तलाशी लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी उन्हें एक फोटो दिखाई दी जिसमें मिजो ने 1 इंच के बराबर का हीरा पहना हुआ था। इसलिए उन्होंने मी और लिली को फिर से बांध दिया और फिर मीजू को फोटो खोजने के लिए मजबूर किया। अंकल मी और उनकी बेटी ने अपने जेब में रखे लाइटर से अपने हाथों को बांधने वाले प्लास्टिक बैग को जलाने का मौका लिया और जीफी को जल्द ही वह मिल गया। अंगूठी। मी के पास वास्तव में कुछ और नहीं था, इसलिए उन्होंने बस अपने हुड पहने और गवाहों को मारने और चुप कराने की तैयारी की और फिर चले गए। मी की पत्नी ने जियाओशुओं को चुपके से ये बताने का मौका लिया कि जब तक दूसरी पार्टी लिली को बचा सकती है वो उसे जो करना चाहे करने दे, और तुरंत अपने भाई के पास भागी। अपने भाई की खुशी के लिए डाकू नेता ने मी जियाओं से उसे बेडरूम में ले जाने के लिए कहा। उसने मी जियाओं के सामने शू को मारने का फैसला किया ताकि वह ये विचार छोड़ दे। इस तरह मी जियाओं को अपने भाई का पीछा करना होगा। अब से आज्ञाकारी बनो। अप्रत्याशित रूप से अंकल मी ने एक और चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि मी के पर्दे वास्तव में अश्लील वस्तुएं थीं। उसने अपने कर्ज चुकाने के लिए चुपके से असली वाले को बेच दिया था। असली हीरे सख्त थे, वे उन्हें सिर्फ पहचान कर ही पहचान सकते थे। मैंने कुछ संदेह के साथ इसकी कोशिश की। तीर टुकड़े टुकड़े हो गए और नेता की मानसिकता को धक्का लगा। गुस्से में आकर उसने सीधे मिको से कहा कि मिजू और उसके भाई का अफेयर चल रहा है, लेकिन मिको ने इससे इनकार कर दिया और कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। इस समय बेडरूम से गोलियों की आवाजें सुनाई दीं। पता चला कि लिली टेप खींचकर पहले ही भाग चुकी थी। महिला पुलिस अधिकारी ने गोली चलाई। अंकल मी ने भी दूसरे लुटेरों के ध्यान भटकने का फायदा उठाकर टेप सौंप दिया और फिर वुल्फबेरी को तोड़ दिया। कुछ चर्चा के बाद कांच की दीवार ने घर में सुरक्षा अलार्म चालू कर दिया। अफरातफरी में मी और डाकू एक दूसरे से लड़ पड़े और दूसरा पक्ष बाहर निकल गया। जुईजी यू मिशु को उड़ाने वाला था, लेकिन वह गलती से बेहोश हो गया। उसने गलती से एक डाकू को मार डाला, लेकिन 3 लोगों के परिवार को फिर से लूट लिया गया। इस बार लुटेरों का नेता वही था जिसने यू मिशु को मारा था। चाचा ने जांग में गोली मार दी और डकैती के बारे में सच बताया। पता चला कि सरगना और महिला लुटेरा एक जोड़ा था। दोनों ही ड्रग डीलर थे। कुछ दिन पहले जब वे सामान बेच रहे थे तब उनसे लूट हुई थी। 180,000 का सामान चोरी हो गया था। नकाबपोश बदमाशों ने माल पहुंचाने वाले गिरोह के सरगना को छीन लिया और दोनों को धमकी दी कि वे जल्द से जल्द पैसे लौटा दें, नहीं तो वे जान दे देंगे। जो आदमी आया था वो गिरोह के सरगना द्वारा उन पर नजर रखने के लिए भेजा गया छोटा भाई था। बात यहाँ तक पहुंच गई थी। उसने कहा कि वो यहाँ से कुछ पैसे लेकर आएगा ताकि उसने जिस गुरु को साइन किया है उसकी भरपाई कर सके, नहीं तो वे सब एक साथ मर जाएंगे। लेकिन वो अब भी इस बात पर अड़ा रहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। इस समय महिला पुलिस अधिकारी को अंकल मी के सूटकेस में एक उपन्यास और अंकल मी की एक तस्वीर मिली। ऐसा लगता है कि अंकल मी को पता था कि उनके साथ लंबे समय से धोखा हुआ है और वो शायद अब और जीना नहीं चाहते थे क्योंकि वो हतोत्साहित किया गया था। दोनों पक्षों के बीच गतिरोध की स्थिति बनने से ठीक पहले एक गिरोह के नेता ने फिर से फोन करके उन्हें शांत होने के लिए कहा। हालांकि लुटेरे नेता ने अपनी सारी भड़ास अंकल मी पर निकाली। मी शियाओजिन अपने पति की रक्षा के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसे भी धक्का दे दिया गया। आधार सुंदर छोटी लड़की फिर से उत्साह से दौड़ी और वीर नेता ने अपने भाई से असाधारण तरीके से पूछा, क्या तुम बाहर जाते समय दवा लेना भूल गए थे? ये सिर्फ मजाक नहीं था, क्योंकि जियाओशुओं को मानसिक बीमारी थी और वह दवा ले रहा था। जब उसने ये सुना तो वो और भी ज्यादा उत्तेजित हो गया और लगभग अपने भाई से लड़ने लगा। इस समय दरवाजे की घंटी बजी। वह व्यक्ति एक सुरक्षा कंपनी का सुरक्षा गार्ड था। हालांकि घर में अलार्म जो अभी बजाया गया था डाकुओं के चले जाने के बाद बंद कर दिया गया था। सुरक्षा कंपनी के नियमों के अनुसार वे फिर भी किसी को जांच करने और हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए भेजेंगे। मालिक से पुष्टि करें कि वहां कोई और व्यक्ति मौजूद नहीं था, अन्यथा पुलिस को बुलाए। डाकुओं के सरगना ने स्थिति से निपटने के लिए सचिव बनने का नाटक किया, लेकिन किस्मत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बिना कुछ कहे वो सीधे सुरक्षा गार्ड के पास गया और उसे फोन करके सुरक्षा कंपनी से संपर्क किया। रोंग ने दावा किया कि हस्ताक्षर प्राप्त कर लिए गए हैं और सब कुछ सामान्य है। चोरों के नेता को एहसास हुआ कि उसका भाई मानसिक रूप से टूटने वाला है और वो खुद भी नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। वर्तमान अराजक स्थिति को देखते हुए मैंने अंकल मी को मारने और भागने का रास्ता खोजने की योजना बनाई, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। लिली ने कहा कि वह पैसे ले सकती है, इस शर्त पर कि लुटेरे उसके पिता को जाने दें।
आज की पार्टी में उसे गलती से पता चला कि अमीर दूसरी पीढ़ी के जियाली इंश्योरेंस के पास बहुत पैसा है, जिसका अनुमान कम नहीं है 200,000 से ज्यादा की रकम थी। दूसरे लुटेरों के नेता, जिन्हें अपना कर्ज चुकाना था, ने तुरंत कार्रवाई की। उसने अपनी बेटी से पैसे लेने के लिए लिली का पीछा करने को कहा और उसके बगल में बैठी नोवेल ने भी मौका पाकर वहां आ गई। जब उसके आसपास के लोगों ने उसे सही काम करने के लिए समझाया तो वह लिली को अपने साथ ले गया और उनसे अच्छा व्यवहार करने का वादा किया। माँ और बेटी लिली ने महिला लुटेरे को अमीर दूसरी पीढ़ी के घर तक पहुंचाया। रास्ते में उसने चुपचाप सहायक फ्रेम पर महिला लुटेरे की सीट बेल्ट ढीली कर दी और फिर जानबूझकर कार को सड़क के किनारे बिजली के खंभे पर चढ़ा दिया। महिला लुटेरा मर गया और उसका जीवन या मृत्यु अज्ञात है। लिली खुद थोड़ा घायल हो गई थी। उसने अपनी प्रेमिका की पिस्तौल उठाई और अपने माता पिता को बचाने के लिए घर भागने की तैयारी की। स्फोट में बेहोश हुआ आदमी आया। ये देखते हुए कि उपन्यास मीशा को ले जाने वाला था, हिंसक आदमी जो लय के साथ तालमेल नहीं रख सका, टोकरी की ओर दौड़ा, लेकिन उपन्यास की खबरों से लड़ने लगा। मानसिक रूप से बीमार सुंदर घायल हो गया और जल्द ही भूख से मर गया। बाहर से विरोधी। जब पुलिस और बदमाशों ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने हिंसक आदमी की गर्दन में गोली मार दी। हिंसक आदमी ने जाने से पहले एक रहस्य भी बताया। पता चला कि 180,000 युआन लूटने वाला अनाम डाकू खुद गिरोह का सरगना था और ये उपन्यास ही था जिसने सब कुछ योजनाबद्ध किया था। ऐसा करने का उद्देश्य अपने भाई को एक निराशाजनक स्थिति में मजबूर करना है, ताकि वह अपने भाई की मी के घर की यात्रा का फायदा उठाकर खुद को लूट सके और खुद को बचा सके। देवी ने मामले का खुलासा किया और अपने भाई को समझाया। अंकल मी और सिस्टर मी ने भागने का ये मौका लिया। वे दोनों उस उपयोगिता कक्ष में थे जिसका जीर्णोद्धार किया जा रहा था। अंकल मी, जिनके पैर में चोट थी, ने अपने बेटे से कहा कि वह ऐसा न करे। उसकी चिंता करते हुए पहले भाग गया। वह अपनी बेटी को बचाने के लिए पुलिस को बुलाने गया, लेकिन पुलिस और गैंगस्टर नेता ने उसे रोक लिया और उसे पकड़ लिया। जियो, जो उसके साथ पकड़ा गया था, ने ये देखा और फिर से अपने भाई के साथ रहने लगा। इस अफरातफरी में उन दोनों ने घर में लगे एक सजावटी पैनल को तोड़ दिया और उसमें से बैंक नोटों का एक बड़ा ढेर बाहर तैरने लगा। अंकल मी ने सचमुच बहुत सारा पैसा छुपाया था। पैसे प्राप्त करने के बाद डाकू और म्यू ने अंकल मी को मारने और जल्दी से पैसे लेने और छोड़ने का फैसला किया। महत्वपूर्ण क्षण में लिली दूसरे पक्ष के हाथ में बंदूक देखने के लिए दौड़ी और तुरंत महसूस किया कि उसकी प्रेमिका लगभग मर चुकी थी, इसलिए उसने उसे मार डाला। तुरंत पलटा और पहले उसे मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे बगल में बैठा उपन्यास अचानक विमान की ओर बढ़ गया और चीफ लिली को भोजन मिल गया। लिली इतनी हैरान थी कि उसने मौके का फायदा उठाकर उसकी पिस्तौल छीन ली और पूरी स्थिति को नियंत्रित कर लिया। जियोजाई ने एक बार फिर मीजू को अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित किया। उनके अनुसार अंकल मी ने इतना सारा निजी धन इसलिए छिपाया क्योंकि वे मी को जानते थे। इस मामले के कारण मी तलाक की तैयारी में गुप्त रूप से संपत्ति हस्तांतरित कर रही है, जिससे पता चलता है कि मी अब मीजू से प्यार नहीं करती। मी ने जल्दी से समझाया कि ये नूडल्स बेचने से मिले पैसे हैं और यही वह पैसे हैं जो वह अपनी पत्नी और लड़की के लिए छोड़ सकता है। अंत में परिवार से धन को गुप्त रखने का कारण बाहरी लोगों को सुचारू दिवालियापन परिसमापन के बारे में जानने से बचना था। तब मीजू को पता चला कि उसके पति का समय कितना कठिन था। उसने अपने पति से कहा कि वह हमेशा उससे प्यार करती थी और कभी नहीं। उसने उनकी शादी को धोखा दिया। तथाकथित दृढ़ता सिर्फ जिन जियाओं की कल्पना थी। उस दिन जियाओं ने लोगों को दरवाजे तक घसीटा और मीजू को लूट लिया। उसे कमरे में धकेलने के बाद शर्मिंदा मी जियाओं ने उपन्यास को दूर धकेल दिया और दूसरे पक्ष से कहा कि वह अपने पति से बहुत प्यार करती है। हालांकि दरवाजे पर लगे निगरानी कैमरे ने केवल उन दोनों को एक दूसरे को सुनते हुए दृश्य को कैद किया। उपन्यास लिखने के लिए उन्होंने अपने काम में आए बदलाव का फायदा उठाते हुए निगरानी छवियां प्राप्त की, उन दोनों की अंतरंग तस्वीरें छापीं और उन्हें मी बू येशेन को भेज दिया। पत्नी ने चुपचाप इसे सहन किया और व्यभिचारी ने कभी भी दूसरे पक्ष से सवाल नहीं किया, जिसके कारण वर्तमान स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। अंकल मी, जो पूरी सच्चाई जानते थे, ने अपनी पत्नी और बेटी के लिए एक मौका बनाने के लिए अपना लाइटर निकाला और अपने बगल में पेट्रोल जला दिया। संदेश तेजी से फैल गया। बिखरी हुई टिकट बुकें जला दी, जल्दी से बची हुई नकदी बैग में डाल ली और अपनी बेटी के साथ निकल गया। फिर उसने अपने बाएं हाथ से किताबों को जमीन पर टिकाया, आश्चर्य से अपनी बंदूक उठाई और गोली चलाने की इच्छा जताई। अंकल मेई की पत्नी मी झाओ वापस आई
और अपने पति के सामने खड़ी हो गई। जियो झाओ ने निराशा में बंदूक नीचे रख दी और मी झाओ को गले लगाना चाहती थी ताकि वे साथ में मर सकें। अंकल मी, जो उनके बगल में थे, ने मौका पाकर उन्हें उठा लिया, बंदूक निकाली और जियाओ झाओ को गोली मारकर हत्या कर दी। अंत में मी लाओ और उसके पति एक साथ हो गए। 3 लोगों का परिवार, जिसने बहुत कुछ सहा था, एक साथ बहुत प्यार से रहता था। आग में पैसा राख हो गया, लेकिन अब यह उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। आज के लिए बस इतना ही।